नतीजों पर फोकस। यहाँ पर हम बात करेंगे उन सभी शेयर्स की जिनके नतीजे कल मार्केट बंद होने के बाद आते हुए दिखाई दिए। इम्पैक्ट किस तरह का होगा उस पर भी बात करते हैं। हीरो मोटोकॉर्प से शुरू करते हैं। कंपनी के रेवेन्यूज़ में करीब 16% का जंप देखने के लिए मिला। प्रॉफिट करीब 36% का ऊपर था, 1123 करोड़ 825 करोड़ से बढ़कर। एबिटा में एक अच्छा जंप देखने के लिए मिला, 21% का जंप, करीब 1460 करोड़ रुपए का एबिटा देखने के लिए मिला 1206 करोड़ के मुकाबले। वहीं मार्जिन्स में भी मार्जिनल अपटिक थे, 13.8 से बढ़कर 14.4, ऑलमोस्ट 60 बेसिस पॉइंट का अप इन एबिटा मार्जिन्स। अविनाश सर, कैसे देखना चाहिए हीरो मोटोकॉर्प को? नतीजे ठीक थे या प्रॉफिट बुकिंग है ये काउंटर पर? आज 1% 1.25% नीचे चल रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए नतीजों के बाद तो नॉर्मली हमको प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिलती है, लेकिन अगर नंबर को प्रॉपरली एनालाइज करें तो मुझे लग हम्म। रहा है कि देखिए नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। इनफैक्ट बहुत समय के बाद हीरो मोटर कॉर्प ने मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखाया है, वॉल्यूम ग्रोथ भी काफी अच्छा है, और होपफुली इस साल मानसून जिस प्रकार से आया है, हमको लग रहा है कि रूरल मार्केट्स में आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, जो पिछले 1.5-2 साल में थोड़ी सी वीक थी। तो ये जो सेलिंग आई है, मेरे ख्याल से ये प्रॉफिट बुकिंग है, इसमें ऐसा कोई नेगेटिव सरप्राइज या नेगेटिव डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है। और मुझे लगता है कि जो सेकंड क्वार्टर रहेगा और जो सेकंड हाफ रहेगा कंपनी के लिए, वो तो फर्स्ट क्वार्टर के मुकाबले में काफी सिग्निफिकेंट होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर किसी को निवेश भी करना है तो ये कमजोरी में एक अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि टू व्हीलर सेक्टर आने वाले 6 से 12 महीने में आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू दिखा देगा। बिल्कुल। दूसरा काउंटर सर, IRCTC, यहाँ पर भी रिजल्ट्स देखें तो रेवेन्यूज़ में करीब 12% का जंप देखने के लिए मिला और प्रॉफिट में करीब 33% का जंप, 308 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया। हालांकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा मार्जिन फिगर जो थी वो थोड़ी सी मैं देख रहा था कि कम थी। ब्रिजेश सर, ऑन चार्ट्स कैसा लग रहा है? रेलवे का शेयर उतना ये नहीं चलता जितना कि बाकी रेलवे शेयर चलते हैं। विवेक जी, काउंटर को रिपीट करेंगे प्लीज। IRCTC सर। आई थिंक जो आपने कहा वो एब्सोल्युटली जेन्युइन बात है कि ओवरऑल अगर हम इसके चार्ट को देखें, रेलवेज में बाकी सब चले, यही नहीं चला। RVRL चला, IRCTC चला, इवन वैगन बनाती कंपनी है, टीटागढ़ वैगन, जुपिटर वैगन, ऑलमोस्ट सारे चले। पर ये लैक लेस्टर रहा है। और अगर हम देखें तो मई 31 के बाद में जो इसमें गिरावट आई है, जो इसका हाई था लगभग 1084 का हाई था, वहां से ये उठा ही नहीं और ये नीचे की तरफ ही ड्रिफ्ट होता गया है। इमीडिएटली सपोर्ट लगभग 870 के आसपास का आ रहा है। मत है कि वो ब्रेक नहीं करे, अगर वो ब्रेक करेगा तो फिर 840 का दूसरा रहेगा। और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 970 का है और 1015 का है। तो 840 से लेके 1015 1020 का आप दायरा पकड़ के चलिए। ट्रेंड नेगेटिव है। पहली सलाह तो यही रहेगी कि अगर किसी ने कोई बना है तो बेटर है आप एग्जिट कर लीजिए। विकल्प बतौर दूसरे स्टॉक्स हैं जिनकी हमने बात करी थी, आप उसमें निवेश कर सकते हैं। अगर फिर भी इस काउंटर को अगर ट्रेड करना है तो जो दायरा बताया आप उसके लिहाज से आप बाइंग कर सकते हैं। लोअर एंड पे अगर आता है 840 है तो 870 के नीचे अगर आता है तो आप बाइंग कर सकते हैं 840 का स्टॉप लॉस लेके। और जो ऊपर का दायरा बताया 1015 है तो लगभग 1000 या 990 के आसपास में आता है तो वहां पर आप बिकवाली कर सकते हैं। ये दायरा कंटिन्यूस रहेगा लेकिन ट्रेंड नेगेटिव है। एक सेंटेंस में कहूँ तो बेटर है कि निकलना ही बेटर है रादर देन होल्डिंग दिस काउंटर। बिल्कुल। तो सारा क्रक्स यहाँ पर था कि अगर निकल सकते हैं, प्रॉफिट में हैं या भाव भाव भी हैं तो निकल जाएं। और जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए सर ने रेंज बता दी है। नेक्स्ट काउंटर GMR एयरपोर्ट, यहाँ पर भी नतीजे कल मार्केट बंद होने के बाद आते हुए दिखाई दिए। कंपनी के रेवेन्यूज़ में करीब 19% का जंप देखने के लिए मिला। वहीं कंपनी का लॉस आ गया 338 करोड़ रुपए का वर्सेस 17 करोड़ के प्रॉफिट के मुकाबले। और अगर हम देखें तो एबिटा करीब 19% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। एबिटा मार्जिन्स में भी अपटिक थे, 37.2% से बढ़कर 37.3%। तो मार्जिन्स ठीक हैं, एबिटा ठीक है, रेवेन्यूज़ भी ठीक हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, यानी कि लॉस में आ रही है कंपनी। कारण ये है कि कंपनी पर कर्ज ज़्यादा है, उसका इंटरेस्ट काफ़ी पे करती है कंपनी, जिसकी वजह से ये लॉस में परिवर्तित हो जाती है। अविनाश सर, सब कुछ कंपनी में जब ठीक चल रहा हो, केवल एक कर्ज की परेशानी हो, तो क्या सॉल्यूशन है शेयर धारकों के लिए और कंपनी के लिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए GMR एयरपोर्ट्स ऐसे बिजनेस में काम करती है
जहाँ पे कंपटीशन अभी बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। देखो, क्योंकि एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर जेएमआर एयरपोर्ट की मैं बात करूँ तो आपको कम से कम 3-4 साल का नजरिया लेके यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। क्योंकि विवेक, जिस प्रकार का अभी एयर ट्रैफिक इंडिया में हो रहा है, नए हम्म। एयरक्राफ्ट एयरलाइंस ऑर्डर कर रहे हैं, क्लियरली एक बात तो क्लियर है कि एविएशन आने वाले 3-4 साल में बहुत बड़ा बनेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो एयरपोर्ट्स का है वो एक या दो कंपनीज कंट्रोल करती है, और उसमें जेएमआर एयरपोर्ट्स एक बड़ा प्लेयर है। तो ऑपरेटिंग एबिटा पे ही फोकस करना जरूरी है। क्योंकि देखिए, इस कंपनी में कर्जा इसलिए क्योंकि बहुत सारा डेट फंडिंग इन्होंने लिया था इनके प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए। तो मोटा मोटी मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में तो हो सकता है कि ये नतीजे शायद ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे ना लगे, बट जो अपॉर्चुनिटी है और जो पोजीशनिंग इस कंपनी की है, अगले 3-4 साल में अगर कोई निवेशक यहाँ पे उस पॉइंट ऑफ व्यू से करता है तो अच्छी खासी कमाई होगी। शॉर्ट टर्म में तो स्टॉक काफी बढ़ चुका है, तो यहाँ पे तो सिर्फ होल्ड करने की राय रहेगी। लेकिन फ्रेश बाइंग अगर करना है तो 2-3 साल का नजरिया लेके यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, क्योंकि इसको बीट करने के लिए कोई नया खिलाड़ी आएगा ऐसा बहुत कम लग रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म पॉजिटिव हैं और लंबी अवधि के लिए कम से कम 3-4 साल के लिए इस काउंटर को अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। कुछ एक दर्शकों के सवाल भी लेते चलते हैं क्योंकि नतीजों के सीज़न का ऑलमोस्ट ऑफिशियली तो आज आखिरी दिन है। कुछ एक कंपनीज जो इस एक्सचेंज से स्पेशल परमिशन लेती हैं उन्हीं के नतीजे अब आते हुए दिखाई देंगे बाद में। आज अंतिम दिन है। तो राहुल उपाध्याय जी का सवाल है मॉइल पर। सर 100 शेयर हैं ब्रिजेश सर 510 रुपये के रेट पर, बोल रहे हैं कि 20% का लॉस हो रहा है, इनको क्या करें? 20% का अगर नुकसान हो रहा है तो 40% के आसपास का प्रॉफिट सोच के अगर बाइंग करी होगी तो वेल एंड वेरी गुड। अदरवाइज ट्रेंड तो नेगेटिव है। अगर हम देखें तो डेली चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम की जगह राउंडिंग टॉप बना है जो कि नेगेटिविटी दर्शाता है। लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। पहला यही रहेगा कि बेटर है एग्जिट कर लें। फिर भी अगर इन्हें होल्ड करना है तो मैं यही कहूँगा कि स्टॉक अगर 460 के ऊपर जाता है तभी आपको इसमें ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा, अन्यथा नहीं। नीचे में लगभग 380 इमीडिएट सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट 320 का है, तो निकलने के लिए ही सलाह रहेगी रादर देन होल्डिंग। बिल्कुल। तो यहाँ पर निकलने की राय रहेगी, लेकिन अगर आपको होल्ड करना, चूँकि 20% का लॉस बुक करना टफ डिसीजन होता है, तो उसके लिए सर ने नीचे के लेवल्स भी बता दिए हैं। नेक्स्ट काउंटर जहाँ पर कि नतीजे देखने के लिए मिले वो थे एनबीसीसी का। रेवेन्यूज़ में करीब 11% का जंप देखने के लिए मिला। प्रॉफिट 38% बढ़ता हुआ कंपनी का दिखाई दिया है। 77 करोड़ से बढ़कर 107 करोड़ रुपए का प्रॉफिट देखने के लिए मिला। रेवेन्यू 2144 करोड़ रुपए का देखने के लिए मिला। एबिटा करीब 60% बढ़ा और मार्जिन्स 2.96% से बढ़कर 4.27% हो गए हैं। लेकिन स्ट्रीट बहुत ज़्यादा एस्टीमेट कर रहा था, स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से थोड़े से कम है। ओवरऑल रिजल्ट अगर देखें तो वैसे अच्छे लगेंगे। अविनाश सर, कैसे देखना चाहिए इन नतीजों को? मेरे ख्याल से देखिए, पहली बात तो मार्केट की उम्मीद तो ऑलवेज ज्यादा होती है, और मार्केट कोई भी नंबर देखता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन से कम ही अनुमान होता है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, नंबर्स अच्छे हैं। अगर आपको एनबीसीसी का शेयर निचले लेवल पे मिलता है, अगर थोड़ी मुनाफा वसूली होती है रिजल्ट के बाद और बिलो एक्सपेक्टेशंस के कारण अगर स्टॉक में थोड़ी करेक्शन आती है, तो मुझे तो लगता है कि इनको इस अपॉर्चुनिटी को आपको कैपिटलाइज करना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतरीन नंबर है। 60% का एबिटा ग्रोथ कोई मामूली नहीं है, प्लस मार्जिन इंप्रूव हो चुके हैं, प्लस इनकी ऑर्डर भी बहुत स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको अगर नजरिया थोड़ा सा लॉन्गर टर्म लेना है, अगर 12 से 15 महीने का व्यू है, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, रियल एस्टेट, ऐसे एरियाज में एनबीसीसी काम कर रहे हैं और कम से कम 1.5-2 साल की तो रेवेन्यू विजिबिलिटी इनकी पक्की है। तो मैं तो कहूंगा कि अगर थोड़ा करेक्शन आता है तो इसको एक्यूमुलेट करें। जी, एक हमारे दर्शक हैं भानु प्रताप जी, वो पूछ रहे हैं इरिडा में क्या करें। 178 रुपये के लिए हुए हैं और वो बाय करना और चाहते हैं, और शेयर बाय करना चाहते हैं। पूछ रहे हैं कि क्या आज ही बाय कर लें, क्या फ्यूचर क्या है इस कंपनी का, कैसे टारगेट्स रखने चाहिए? ब्रिजेश सर। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन करंट लेवल पे बाइंग ना करें। बाइंग का जो लेवल आता है वो लगभग 218 के आसपास आता है, 218 220, वहां पर आप बाइंग करें। और 260 का एक अच्छा सा एक ट्रेंड रिवर्सल आप मान सकते हैं उसकी। आप ये कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा एक माइनर रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर चला तो स्टॉक दोबारा रीटेस्ट करेगा आपके प्रीवियस स्विंग हाई, जो कि इसका 50 वीक है 309 का। बट मेरे को ऐसा लगता है अगर लॉन्गर टर्म व्यू है तो ये 350 तक भी जा सकता है।
तो 220 के आसपास में बाइंग करें, वहां पर 180 का एक स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें, और 260 का एक ब्रेक इवन पॉइंट आप मान के चलिए, या एक ट्रेंड रिवर्सल मान के चलिए कि 260 के ऊपर अगर बंद होता है तो फिर ये 310 और 350 के लेवल को ऊपर दिखा सकता है। बिल्कुल। नेक्स्ट काउंटर जिसके रिजल्ट्स कल देखने के लिए मिले दर्शकों के, चूंकि इन शेयरों पर काफ़ी सवाल आते हैं तो हमने उन्हीं शेयर्स के रिजल्ट्स को शॉर्टलिस्ट किया। यहाँ पर हमारे दर्शक ज़्यादातर फंसे हुए हैं या निवेशित हैं या निवेश करना चाहते हैं। टैक्स रेल रेवेन्यू करीब 36% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 892 करोड़ का आया, 656 करोड़ से बढ़कर। प्रॉफिट में एक ज़बरदस्त जंप, 8.5 करोड़ से बढ़कर 29 करोड़, 241% का प्रॉफिट में जंप। एबिटा 20 करोड़ से बढ़कर 70 करोड़, 250% का जंप। मार्जिन्स डबल से भी ज़्यादा, 3.1% से बढ़कर 7.9%। सारे ही पैरामीटर तोड़ दिए हैं। हालांकि क्यू ऑन क्यू अगर हम नतीजे देखें तो थोड़े से फ्लैटिश साइड पर हैं, उसका इम्पैक्ट भी दिख रहा है। आज काउंटर थोड़ा सा लाल निशान में दिख रहा है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि मार्च 2023 में ये काउंटर करीब 40 रुपये का था। अभी आप फिगर देख सकते हैं 250 रुपये का चल रहा है। अविनाश सर, जब काउंटर इतना ज़्यादा 5 गुना की रफ्तार पर हो जाए और नतीजे 250% आ रहे हो तो जस्टिफिकेशन ठीक है प्रॉफिट बुकिंग का। क्या करें सर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या करें इसमें? देखिए, पहली बात तो आपने सही कहा कि साल भर में 5 गुना पैसा बनाए, तो देखिए नॉर्मली हम यही कहेंगे इन्वेस्टर्स को कि एटलीस्ट अपना कैपिटल निकालिए और बाकी सारी क्वांटिटी अपने शेयर्स की फ्री ऑफ कॉस्ट करिए। नंबर्स हर पैमाने पे बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्राइस भी काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ी है। अगर नजरिया यहाँ पे टैक्स रेल का किसी का फ्रेश बाइंग करने का है, मुझे लगता है कि 1.5-2 साल का टाइम अगर कोई दे सकता है तो डेफिनेटली इसमें निवेशित रहिए, क्योंकि इसकी ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। और जैसे मैंने कहा कि जो वैगन बिजनेस है वहां पे गिने चुन के 4-5 कंपनियां हैं और कंपटीशन लिमिटेड है, और ये सारी कंपनीज कम से कम 2-3 साल की ऑर्डर बुक पे बैठी है। और जिस प्रकार से पैसा रेलवे खर्चा कर रही है, मुझे लगता है कि अगला 1.5-2 साल अगर कोई निवेशित रहता है तो एक रीजनेबली अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगा। बट हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि थोड़ा समय ये स्टॉक कंसोलिडेट होगा और आगे जो नंबर्स आएंगे FY26 ऑनवर्ड्स, वो मेरे ख्याल से स्टॉक को आगे रीरेट। जी, एक हमारे दर्शक हैं वो केफिन टेक पर एंट्री का पूछ रहे हैं। ब्रिजेश सर, लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 3 से 5 साल के लिए सर, इस काउंटर में बड़ी वॉलेटिलिटी चल रही है, काफ़ी कुछ तेजी भी काफ़ी तेज आई, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आई। क्या करना चाहिए सर, लॉन्ग टर्म ठीक है क्या ये काउंटर? ये 3 से 5 साल के लिए तो फिर अविनाश सर आपको ज्यादा बता सकते हैं। मैं 1 से 1.5 साल के व्यू ऑन चार्ट सर, बिल्कुल। ओके ओके। सो अगर मैं चार्ट बतौर अगर किनफिन टेक्नोलॉजी की अगर बात करूं तो लगभग अभी 990 के आसपास में ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। और जो लास्ट महीने था, अगस्त का जो महीना था, उसमें लगभग 25% इसमें उछाल देखने को मिली है। तो उसके लिहाज से जो इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है वो लगभग 780 से 800 रुपये का आ रहा है। पहला तो ये सपोर्ट रहेगा स्टॉप लॉस के लिए, हम उसका स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। 990 के आसपास में ट्रेड हो रहा है और जो बाइंग लेवल बनता है वो लगभग 930 से 950 के बीच में बनता है। तो अगर ये 930 से 950 के बीच में अगर मिलता है तब आप बाइंग करें। 700 मैंने कहा जैसे 770 का आप स्टॉप लॉस बना के चलें। और जो ऊपर के टारगेट निकलते हैं, अगर 1.5 साल का व्यू अगर है तो आपको लगभग 1200 से 1250 का लेवल आपको ये किनफिन टेक्नोलॉजी दिखा सकता है। जी, अविनाश सर, आपका व्यू सर इस पर लॉन्ग टर्म के लिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए लॉन्गर टर्म में अगर नजरिया 2-3 साल का है तो डेफिनेटली इसमें निवेशित रहिए। कहीं ना कहीं देखिए नंबर्स अच्छे आएंगे, बट मेरे ख्याल से थोड़ा सा पेशेंस और कन्विक्शन चाहिए। स्टॉक्स जब इतने ज्यादा बढ़ते हैं तब मेरा मानना है कि आपको आपकी जो लॉन्गर टर्म होराइजन है वो थोड़ा सा बड़ा करके सोचना है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है स्टॉक एक छोटी रेंज में है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमको अभी भी लगता है कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स का आप काफी अच्छे। जी, एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, आशीष जी जुड़े हैं मुंबई से। आशीष जी, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी। मेरे पास 15 स्फूर्ति के 20 शेयर है, 761 के रेट पे लिए थे। और दूसरा फ्यूशन माइक्रो फाइनेंस है, 25 शेयर, 471। जी सर, मैं एक सवाल ले लेता हूं आपका, इस 15 स्फूर्ति पर ले लेता हूं। अविनाश सर, कैसे देख रहे हैं सर? 761 रुपए के इन्होंने शेयर लिए हुए हैं कुछ। आई थिंक ये कंपनी में अभी हाल ही में जो Q1 के नंबर आ गए विवेक, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग नंबर। तो देखिए नंबर अगर डेटा वीक आता है तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत कमजोरी स्टॉक में इसलिए आई है।
और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी कोई खास नहीं थी। आई थिंक मार्केट में ऐसा माना जा रहा है कि ये कंपेयर टू अदर माइक्रो फाइनेंस प्लेयर्स कमेंट्री बहुत ही वीक। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एटलीस्ट इन द वेरी नियर टर्म, जब तक सितंबर के क्वार्टर आते नहीं है, कोई रिवाइवल दिखता नहीं है नंबर्स में, स्पेसिफिकली रेवेन्यू और प्रॉफिट में, तब तक स्टॉक अंडर परफॉर्मिंग करेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए, मैं इनको यही कहूंगा कि आप सितंबर के क्वार्टर तक एक बार वेट करिए, अगर नहीं होता है तो वापस स्विच कर लीजिए, क्योंकि ऐसे अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स में आप अगर पैसा लगाते हो और अगर अटक जाते हो, तो यही सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी कि आपको शिफ्ट करके कोई दूसरा सेक्टर या दूसरा स्टॉक में आपको शिफ्ट करना है, क्योंकि मौके तो बाजार में काफी है, ऐसा नहीं कि आपको जी एक ही कंपनी मिलेगी। तो वो स्ट्रेटेजी आप सितंबर के क्वार्टर के बाद अडॉप्ट कर सकते हैं। जी। एक दर्शक है हमारी तानू गुप्ता जी, उनका सवाल काफ़ी तेज़ी से वो बार बार पूछ रही हैं। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, इसके इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं सर 490 रुपये के। ब्रिजेश सर, क्या पूछ रही हैं कि एवरेज कर सकती हैं क्या, और लॉन्ग टर्म कैसा इसका लग रहा है सर आपको ऑन चार्ट्स? सो इट इज नियर द सपोर्ट जोन, 460 के आसपास का सपोर्ट है, इट इज नियर द सपोर्ट जोन ओनली। लेकिन अगर हम डेली चार्ट को देखें तो लगभग 570 के आसपास में एक डबल टॉप फॉर्मेशन बना था। और अगर हम डेली चार्ट को देखें तो नो डाउट कि हाइट ऑफ हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर हम प्रीवियस स्विंग लोज से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो वो ट्रेंड लाइन लगभग ब्रेक होती हुई दिख रही है। तो मेरा ऐसा मत है कि जिस हिसाब से ये लेटेंट व्यू की अगर हम बात करें, 460 का जो लेवल है वो मुझे लगता है कि वो ब्रेक होता हुआ रहेगा। तो आप उसी का एक स्टॉप लॉस बना के चलें, और अगर बने रहना ही चाहते हैं और अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो इस शो में अगर हमने बहुत से स्टॉक्स के ऊपर बात की थी, आप उसमें से आप बाइंग कर सकते हैं। इसका ट्रेंड थोड़ा वीकर साइड में है एज कंपेयर टू जो स्टॉक्स में हमने बात की थी। जी। एक कंपनी जिसके दर्शक डेली सवाल पूछते हैं वो है SJVN। इसके भी कल मार्केट बंद होने के बाद नतीजे आते हुए दिखाई दिए और आज काउंटर पर जंप भी अच्छा खासा देखने के लिए मिला। रेवेन्यू 29% बढ़ा, प्रॉफिट 31% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। 272 से 357 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज कराया। एबिटा में जंप ठीक ठाक था, 33% का, करीब 668 करोड़ रुपए का एबिटा रहा 503 करोड़ रुपए के मुकाबले। एबिटा मार्जिन्स वेरी इंप्रेसिव, 74.5% से बढ़कर 76.7%। अविनाश सर, वैसे तो जितनी भी ये रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनीज होती हैं, इनके रेवेन्यूज़ और एबिटा काफ़ी अच्छे रहते हैं, मतलब एबिटा मार्जिन्स काफ़ी अच्छे रहते हैं क्योंकि इनके खर्चे बहुत ज़्यादा नहीं होते, रॉ मटेरियल कॉस्ट तो ज़्यादा कुछ होती नहीं है, तो एबिटा मार्जिन। लेकिन 76% की एबिटा मार्जिन वाली कंपनी कैसे देखना चाहिए सर? शेयर भी काफ़ी चला है, रिजल्ट ठीक है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, SJVN हाइड्रो प्लेयर है, हाइड्रो पावर बनाती है, और जिस प्रकार का इनका ओवरऑल ज्योग्राफिकल एक्सपोजर है, बिजनेस एक्सपोजर है, मुझे लगता है कि देखिए ये लंबी अवधि के लिए बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, अगर नजरिया 1.5-2 साल का हो सकता है। क्योंकि देखिए नॉर्मली निवेशक अच्छा रिजल्ट देखने के बाद खरीदते हैं और वो समझते हैं कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक बढ़ जाएगा। बट आपको ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि और नतीजे आने के बाद सारे लोगों को ये बात पता चलती है, प्लस इक्विटी कैपिटल भी इनका कोई छोटा नहीं है। तो मेरा तो मानना है कि देखिए हाइड्रो पावर में इंडिया के लिए बहुत सिग्निफिकेंट अच्छा पोटेंशियल है, प्लस नए प्रोजेक्ट्स कंपनी लगा रही है जो अगले 1.5-2 साल में रेवेन्यू पोटेंशियल काफी अच्छा दिखने का रखती है। तो अगर आपका नजरिया थोड़ा सा लंबा है तो कोई करेक्शन अगर आता है, क्योंकि देखिए कल रिजल्ट आ गए तो आज स्टॉक ऊपरी लेवल पे है, बट जब थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली का ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा तो SIP मोड में इसको एक्यूमुलेट करिए, पर नजरिया 1.5-2 साल का रखिए, इसमें अच्छा पैसा बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। जी। आमिर अली जी का सवाल है डोनियर पर, सर 146 की बाइंग है, ब्रिजेश सर क्या करना चाहिए इनको? 128 के आसपास में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है इसने, और जिस हिसाब से इसमें जो बिकवाली आ रही है वो लगभग थोड़ा सा नीचे की तरफ और ड्रिफ्ट होता हुआ जाएगी। 119 का एक स्टॉप लॉस जरूर बना के चलिए, और ऊपर में अगर मैं बोलूं तो 135 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर सस्टेन कर गया 135 के ऊपर तो स्टॉक दोबारा 154 के लेवल को टच होता हुआ दिखेगा। लेकिन जिस हिसाब से इसमें बिकवाली है, मेरे को लगता है कि एक बार शायद 119 के आसपास में ये टच कराएगा, फिर वहां से बाउंस बैक लेगा। तो 119 के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिए, जैसे 115 के आसपास का आप स्टॉप लॉस ले लीजिए, और 135 का आप एक लेवल को एक टर्न अराउंड लेवल मान के चलेगा। अगर 135 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो ये 155 दिखा सकता है। इस समय ट्रेंड वीक है, हो सकता है कि आपको 119 का लेवल पहले वो दिखाए।